Assalamualaikum students, how are you? I hope you will be fine. Today we are going to discuss that what is psychology. हमारा आज का जो टॉपिक है उसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं व्हाट इज साइकोलॉजी। जब हम साइकोलॉजी की बात करें तो पहली चीज जो हम लोगों के माइंड में आती है साइकोलॉजी, दैट इज द व्हाट्स द साइकी ऑफ ह्यूमन बींग्स। इंसान की साइकी के मुतालिक हम लोग बात करते हैं, वो साइकी उसकी क्या चीज होती है, उसकी मेंटालिटी क्या है। तो आज के हम अपने टॉपिक में व्हाट इज साइकोलॉजी ही पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे जो मेन पॉइंट्स जो हम लोग आज के लेक्चर में कवर करने वाले हैं वो उसमें सबसे पहले है इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोलॉजी, देन डेफिनेशन ऑफ साइकोलॉजी बाय फेमस साइकोलॉजिस्ट, हिस्ट्री एंड ओरिजिन ऑफ साइंस ऑफ साइकोलॉजी, मीन्स साइकोलॉजी एक साइंस कैसे बनी, इसकी हिस्ट्री और इसका ओरिजिन भी हम आज के अपने टॉपिक में कवर करेंगे। इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोलॉजी में जो हम दो मेन पॉइंट्स डिस्कस करने वाले हैं वो सबसे पहले है प्रील्यूड एंड हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी। प्रील्यूड में हम लोग वर्ड साइकोलॉजी को डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड ऑफ साइकोलॉजी, एंड देन हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी। द कॉम्बिनेशन ऑफ टू ग्रीक वर्ड्स साइकी एंड लोगोस मेक द टर्म साइकोलॉजी। ये बिल्कुल ठीक है कि साइकोलॉजी सबसे पहले एक अलग डिसिप्लिन के तौर पर नहीं देखी जाती थी, इससे अलग डिसिप्लिन का दर्जा हासिल नहीं था। सबसे पहले साइकोलॉजी को फिलोसफी की एक ब्रांच के तौर पर फिलोसफी के अंडर हम लोग रिव्यू करके साइकोलॉजी को पढ़ा जाता था। साइकोलॉजी को एक डिफरेंट एक डिसिप्लिन के तौर पर नहीं पढ़ते थे। द कॉम्बिनेशन ऑफ टू ग्रीक वर्ड्स साइकी एंड लोगोस मेक द टर्म साइकोलॉजी। The word psychology comes from a Greek roots meaning the study of soul or spirit. Psyche means self, soul or mind, and logos stand for knowledge, यानी इल्म हासिल करना। लोगोस जिस भी वर्ड के साथ आ जाता है इसका मतलब होता है कि उस मीनिंग उससे रिलेट हम लोगों की नॉलेज हासिल करना। तो साइको एंड लोगोस का मतलब है इल्म हासिल करना, किससे अकॉर्डिंग, सेल्फ से, सोल और माइंड से। The proper definition of psychology is that psychology is the scientific study of behavior and mental processes. इस डेफिनेशन को कंपाइल करने के लिए साइकोलॉजी ने पहले बहुत सी साइंसेस को सफर किया एंड एट द एंड एक साइकोलॉजी साइंस सब्जेक्ट बना। अब इस हम आज के अपने टॉपिक में साइकोलॉजी की वो सफरिंग और साइकोलॉजी की वो जर्नी एक्सप्लेन करने वाले हैं, जिसके बाद हमें ये एब्सोल्यूट और एक्यूरेट डेफिनेशन मिली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। History of psychology. Before 1870, psychology was not used as a separate discipline, rather it was studied under philosophy. इसे अंडर फिलोसफी में पढ़ा जाता था, एक अलग डिसिप्लिन के तौर पर नहीं देखते थे। इसीलिए सेम केस हम लोग बता सकते हैं कि साइकोलॉजी को डे वन से एक अलग सब्जेक्ट का दर्जा हासिल नहीं था और ना ही एक अलग डिसिप्लिन के तौर पर साइकोलॉजी को स्टडी किया जाता था। Watt in 1879 established the first laboratory for psychology in Germany. ये सबसे इम्पोर्टेंट मल्टीपल क्वेश्चन भी है, एमसीक्यूज के तौर पर ये एग्जाम्स में भी आता है कि सबसे पहले साइकोलॉजी की लेबोरेटरी किसने और किस सन में और किस सेंचुरी में बनाई गई और किस कंट्री में इसको डेवलप किया गया। ये सबसे बड़ा एजाज था साइकोलॉजी के लिए कि उसके लिए एक ऐसी लेबोरेटरी, एक फर्स्ट लेबोरेटरी साइकोलॉजी के लिए कायम की गई है जर्मनी में, और वॉन्ट ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ साइकोलॉजी। देन डेफिनेशन ऑफ साइकोलॉजी बाय डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट, यूज ऑफ साइकोलॉजी एज अ साइंस बाय ग्रीक फिलोसफर्स। ग्रीक फिलोसफर्स ने साइकोलॉजी को डिफरेंट साइंसेस के तौर पर इंट्रोड्यूस करवाया, जिसमें डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट भी एडअप थे, डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया। साइकोलॉजी को डिफरेंट जो साइंसेस में यूज किया गया है और एज अ साइंस इंट्रोड्यूस करवाया गया, वो बेसिकली 4 साइंसेस थी। सबसे पहले साइकोलॉजी एज अ साइंस ऑफ सोल इंट्रोड्यूस करवाया गया, साइकोलॉजी एज अ साइंस ऑफ माइंड सेकंड पॉइंट पे, साइकोलॉजी एज अ साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस थर्ड, एंड फोर्थ साइकोलॉजी एज अ साइंस ऑफ बिहेवियर पे। चले हम इन साइंस को स्टडी करते हैं, इन साइंसेस में साइकोलॉजी को कैसे इंट्रोड्यूस करवाया गया। तो हमारी पहली जो साइंस है वो ये है कि साइकोलॉजी एज अ साइंस ऑफ सोल। फर्स्ट ऑफ ऑल साइकोलॉजी वाज डिफाइंड एज साइंस ऑफ सोल। साइकी एंड लोगोस का कॉम्बिनेशन अगर हम इसको एडअप करके इसको कंपाइल करें तो इसका मीनिंग बनता था कि स्टडी ऑफ सोल एंड स्पिरिट। तो यहाँ पे उन्होंने सबसे पहले इसीलिए साइकोलॉजी को एज अ साइंस ऑफ सोल लिया है। सोल क्या है? सोल एक ऐसा क्लियर कट कॉन्सेप्ट है
जिसके बारे में हम लोग इजीली अवेयर तो हैं, लेकिन उसको एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल है. वी कांट इजीली एक्सप्लेन दैट. सो द टर्म हैज चेंज इट्स वैल्यू विद द पैसेज ऑफ टाइम. जब हम साइंस की बात करें तो साइंस में हमेशा उन चीज़ों को लिया जाता है जिन्हें इजीली हम लोग एनालाइज कर सकें, इजीली ऑब्जर्व किया जा सके, इजीली वो टच की जा सके. लेकिन सोल एक ऐसा एक्सपीरियंस और आप कह सकते हैं कि वो कॉन्सेप्ट है कि जिसे समझा तो जा सकता है, लेकिन ना तो उसको मैयर किया जा सकता है, ना उसे टच किया जा सकता है, ना ही ऑब्जर्व किया जा सकता है. इसी वजह से इसको इतनी फेम, इस साइंस को इतनी फेम नहीं मिली. इन द अर्ली एजेस इट वॉज बिलीव दैट ईच एंड एवरीथिंग हैज द सोल. अब ये ग्रीक वर्ड, ग्रीक की बात है, ग्रीक एजिस की बात है, जब साइकोलॉजी को ये ग्रीक वर्ड्स की डेज की बात है, अर्ली एजेस की, जब साइकोलॉजी को एज अ साइंस ऑफ सोल पढ़ा जाता था. लेकिन क्योंकि हम लोग इसका फिलोसफी में करते थे, इस वजह से इसको इतना फेम नहीं मिला. फिलोसफी में लोग क्या कहते थे, एक उनका मिथ होता था, उनके यानी मिथिकल सेंस सबके पॉइंट्स. तो उनके मिथ के अकॉर्डिंग क्या था कि जो सोल है वो सब कुछ है. सोल, ईच एंड एवरीथिंग इज सोल. सोल ही सुपीरियर है देन बॉडी. बट आफ्टरवर्ड दिस बिलीव वाज लिमिटेड टू लिविंग ऑर्गेनिजम्स ओनली. Another strong concept about soul is that it is immortal, यानी इसको फना नहीं है. लेकिन अगर बेसिकली हम लोग रियलिटी की बात करें तो each and everything has mortal, हर चीज को फना है. लेकिन हमारी सोल जो है वो इमोर्टल है, उसको फना नहीं है. इस वजह से लेकिन हम लोग बात नहीं कर सकते. हम लोग सिर्फ अपनी सोल को भी अगर आप कहें तो ऑब्जर्व किया जा सकता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स में. जो डेथ जिनकी हो गई है, जो डिके कर चुके हैं, जिनका डिके हो चुका है, उसमें सोल को हम लोग किस तरह स्टडी कर सकते हैं. हमेशा जब साइकोलॉजी में पहले कोई स्कूल ऑफ थॉट इंट्रोड्यूस करवाया जाता था तो उसको मतलब स्ट्रॉन्गनेस, एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट देने के लिए उसको जस्टिफाई किया जा सकता, उसे जस्टिफाई किया जाता था, उसे अपने मतलब आर्ग्यूमेंट्स दिए जाते थे ताकि उसका पॉइंट को स्ट्रॉन्ग ओवर किया जा सके. तो सेम केस इसी तरह इसमें भी हुआ कि इन ग्रीक पीरियड कॉन्सेप्ट ऑफ गुड एंड बैड सोल वाज डोमिनेटेड. अब सोल गुड भी है और बैड भी है, ये कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा डोमिनेटेड है. दैट्स व्हाई ग्रीक फिलोसफर्स ने क्या किया है, डिस्क्राइब्स देयर ओन वे साइकोलॉजी को एज अ साइंस ऑफ सोल बनाकर अपने बेस में उसको डिस्क्राइब किया. अकॉर्डिंग फिलोसफर्स, डिफरेंट फिलोसफर्स ने जो डेफिनेशन दी और जो आर्ग्यूमेंट्स दिए इसको मतलब स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए कि साइकोलॉजी एज अ साइंस ऑफ सोल ही है, तो उसमें सबसे पहले जो हमारे फिलोसफर हैं वो है फिसागोरस. ही सेड दैट बॉडी इज अ प्रिजन फॉर सोल. सही बात है कि अगर हम लोग सोल की बात करें तो सोल एक अलग एंटाइटी है, उसकी एक अलग पहचान है. हमारी बॉडी में वो प्रिजन है. जब तक इंसान एक लिविंग पर्सन है तो हमारी बॉडी जो क्या होगी, वो बॉडी एक प्रिजन में यानी जेल में है. आफ्टर द डेथ ऑफ एन इंडिविजुअल सोल बिकम्स फ्री एंड ट्रेवल एनीवेयर अकॉर्डिंग टू इट्स विल. अपनी विल के अकॉर्डिंग वो हर जगह मतलब ट्रैवल भी कर सकती है, वो जा भी सकती है, लेकिन आफ्टर डेथ. अब साइकोलॉजी के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करें, एक साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, तो कभी भी इस चीज को हम लोग साइंस में इंक्लूड नहीं कर सके कि जिसको हम ना मैयर कर सकते हो ना टच कर सकते हो. अब जो नेक्स्ट हमारे फिलोसफर हैं वो है सुकरात. वो कहते हैं कि ही वाज द फर्स्ट पर्सन. इनका ये बहुत ही मेन एमसीक्यूज भी है और जो हम लोगों के एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि ही वाज द फर्स्ट पर्सन हु इंट्रोड्यूस द वर्ड साइकी. ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी साइकोलॉजी में जो एमसीक्यूज आता है कि साइकी वर्ड को सबसे पहले इंट्रोड्यूस करवाने वाले कौन थे, फिलोसफर थे या साइकोलॉजिस्ट थे, और उनका नेम क्या था. ही एडवोकेट दैट बॉडी इज ग्रेटर देन सोल. ही बिलीव दैट सोल इज इमोर्टल एंड नॉट द बॉडी. उन्होंने कहा कि हमारी बॉडी जो है वो ग्रेटर देन सोल नहीं है, एडवोकेट कर रहे हैं, क्योंकि वो कहते हैं, बिलीव है उनका कि जो सोल है वो इमोर्टल है एंड नॉट द बॉडी, क्योंकि बॉडी को तो डुके है, बॉडी तो खत्म हो जाएगी, फना हो जाएगी, उसको यानी मतलब खत्म हो जाना है. लेकिन हमारी जो सोल है वो इमोर्टल है, वो रहने वाली है, हर टाइम हमेशा रहने वाली है. हमारे जो नेक्स्ट फिलोसफर हैं वो है प्लेटो. इन द व्यू ऑफ प्लेटो दैट सोल एंड बॉडी आर टू सेपरेट सिस्टम्स. इनके अकॉर्डिंग हमारी जो सोल और बॉडी है इन दोनों के सिस्टम्स को सेपरेट कर दिया गया है. बोथ रिमेन एक्टिव एंड फंक्शनिंग टिल द लास्ट ब्रेथ, यानी वो लास्ट सांस तक दोनों एक्टिव भी रहते हैं, उनकी फंक्शनिंग भी होती है. ही टोल्ड दैट सोल इज जस्ट अ शैडो. उन्होंने कहा है या उनका कहना है कि जो सोल है वो एक शैडो है विच कांट फेल्ट इट. हम लोग उसको महसूस तो कर सकते हैं बट नो वन कैन अंडरस्टैंड इट्स रियलिटी. लेकिन हम उसकी रियलिटी को अंडरस्टैंड नहीं कर सकते. हम उसे समझ तो सकते हैं, फील भी करते हैं, लेकिन उसकी जो रियलिटी है उसको अंडरस्टैंड नहीं कर सकते.
अब जैसे मैंने आपको बताया कि साइकोलॉजी में जैसे स्कूल ऑफ थॉट्स को इंट्रोड्यूस करवाया जाता था, तो उसमें आर्ग्यूमेंट्स और जस्टिफिकेशंस दी जाती थी उनको पावरफुल बनाने के लिए, एक ऑथेंटिक पॉइंट ऑफ व्यू देने के लिए, एज वेल एज उसके ऊपर क्रिटिसिज्म भी किया गया, क्रिटिसिज्म भी फेस किया गया। सेम केस विद दिस साइंस, इस साइंस को भी क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा। अब वो क्रिटिसिज्म क्या था, चले देखते हैं। साइकोलॉजी इज अ साइंस एंड इन साइंस एक्सपेरिमेंटेशंस एंड ऑब्जर्वेशन इज नेसेसरी। जब भी हम साइंस की बात करते हैं तो हमारे माइंड में जो पहले क्वेश्चन आता है या पहले एक चीज आती है वो ये होता है कि एक्सपेरिमेंट्स है, द प्लेस ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, ऑब्जर्वेशंस। तो यहाँ पे जो साइंस की अगर हम बात करें कि साइकोलॉजी एज अ साइंस ऑफ सोल है, तो एक्सपेरिमेंट्स कैसे, ऑब्जर्वेशन किस तरह की कैसे की जा सकती है। बीइंग साइंस ऑफ सोल दिस कंडीशन कांट बी फुलफिल, क्योंकि आफ्टर डिके, आफ्टर मोर्टल, इंसान के मर जाने के बाद जो सोल है वो तो इंडिपेंडेंट हो जाती है, वो आजाद हो जाती है, वो अपनी विल के अकॉर्डिंग काम कर सकती है, उसको ना तो ऑब्जर्व किया जा सकता है और ना ही टच किया जा सकता है। सोल इज मिस्ट्री, इट कांट बी सीन, सो कांट बी ऑब्जर्व और वेरीफाइड। और जब एक ऐसी चीज को जिसे हम देख भी नहीं सकते, ऑब्जर्व भी नहीं कर सकते, तो वो साइंस में कैसे आ सकती है। This definition is non-scientific, non-observable, non-objective, and having no physical entity. So the definition of psychology as a science of soul is rejected. Our next science is the psychology as a science of mind. Greek philosophers named psychology as a science of mind. ग्रीक फिलोसफर्स ने जब देखा कि साइकोलॉजी एज अ साइंस ऑफ सोल तो नहीं हो सकता, क्योंकि उसके ऊपर ऑब्जर्वेशंस नहीं की सकती, एक्सपेरिमेंट्स नहीं किए जा सकते, देन उन्होंने जो नेक्स्ट साइंस इंट्रोड्यूस करवाई उससे साइकोलॉजी एज अ साइंस ऑफ माइंड कहते हैं। अब माइंड का फंक्शन क्या है, माइंड क्या काम हम लोगों के करता है, वो है जी माइंड इज डिफाइंड एज फीलिंग, सेंटिमेंट, सेंसेशंस, कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस फंक्शंस। हम लोगों के दिमाग में जो काम करता है दिमाग, वो है कि हम लोगों की फीलिंग्स को एक्सप्लोर कर सकता है, सेंटिमेंट्स है, सेंसेशंस हम लोगों को बताता है, हमारे शाउर में क्या है, हमारे लाव शाउर में क्या है, ये सारी फंक्शंस जो है किसको हैंड ओवर की गई है, हमारे माइंड को। ग्रीक फिलोसफर यूज्ड द टर्म ऑफ सोल एंड माइंड यूनिवर्सली। Plato was the first person who introduced this term for the first time. साइकोलॉजी एज अ साइंस ऑफ माइंड को सबसे पहले यूज करने वाले प्लेटो थे, और प्लेटो का साइकोलॉजी के साथ एज वेल एज लिटरेचर में भी बहुत अहम रोल है और बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। एरिस्टोटल ऑफर्ड माइंड एज अ फंक्शन ऑफ बॉडी एंड मेंटल प्रोसेसेस के, वो ऑफर करते हैं कि जो हमारा माइंड है उनकी फंक्शनिंग क्या है, हमारी बॉडी एंड मेंटल प्रोसेसेस को करना, लेकिन हमारे जो मेंटल प्रोसेसेस है वो इफेक्ट होते हैं ड्यू टू इन्वायरमेंटल एक्सपेरिमेंटेशन फैक्टर। कैसे, फॉर एग्जाम्पल अगर एक इंसान एक फनी मूड में बैठा जॉकिंग कर रहा है, या मतलब जॉक्स पढ़ने के बाद वो लाफ कर रहा है, सेम केस अगर कोई ऐसा इंसिडेंट, कोई सीरियस इंसिडेंट उसके पास हो जाए, तो उसकी जो मतलब उसकी टेंशन को डाइवर्ज किया जाना, यानी उस इफेक्ट की वजह से, इन्वायरमेंटल फैक्टर की वजह से उसका जो प्रोसेस है, उसका जो काम है या उसका बिहेवियर जो इफेक्ट होना, ये चीजें उन्होंने कहा है कि हमारा जो माइंड है वो फंक्शन करता है, हमारी बॉडी की फंक्शंस को करता है, लेकिन मेंटली एज वेल एज हमारे मेंटल प्रोसेसेस है वो हमारे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से इफेक्ट होते हैं। हमारे मेंटल प्रोसेसेस को इफेक्ट करने में इन्वायरमेंटल फैक्टर्स का बहुत अहम रोल है। ये सारी चीजें जानने के बाद फिर भी इस स्कूल ऑफ थॉट को भी क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा। माइंड एंड मेंटल प्रोसेसेस आर अनटचेबल, माइंड को टच नहीं कर सकते, हमारे मेंटल प्रोसेसेस को भी हम टच नहीं कर सकते, एंड कांट बी सीन, देख भी नहीं सकते और ना ही ऑब्जर्व किया जा सकता। सो एक्सपेरिमेंटेशन विल बिकम इम्पॉसिबल और डिफिकल्ट। इस वजह से हमारे एक्सपेरिमेंटेशन जो है उनके ऊपर इम्पॉसिबल और डिफिकल्ट है। हमारा नेक्स्ट क्रिटिसिज्म तक था, वी कैन बी अवेयर ऑफ आवर मेंटल एक्टिविटीज एंड नॉट ऑफ अदर। बिल्कुल सही बात है कि हम हर इंसान अपनी मेंटल एक्टिविटीज से अवेयर तो हो सकता है, लेकिन सेम थिंग एज वेल कि हम लोग किसी दूसरे के मेंटल एक्टिविटीज को ना तो जान सकते हैं और ना ही मतलब उसको जज कर सकते हैं। हम लोग नहीं बता सकते कि एक इंसान के मेंटल एक्टिविटीज इस टाइम क्या चल रही है, मेंटल प्रोसेसेस क्या चल रही है, वो क्या सोच रहा है। एनिमल्स, किड्स एंड मेंटल पेशेंट्स जो मेंटल डिजास्टर्स में हैं कांट ऑब्जर्व देयर ओन मेंटल प्रोसेसेस, वो अपने खुद के मेंटल प्रोसेसेस को भी जज नहीं कर सकते, ना ही ऑब्जर्व कर सकते हैं। सो दिस डेफिनेशन इज आल्सो नॉट फुली एक्सेप्टेबल। साइकोलॉजी एक ऐसी साइंस है जिसमें किसी भी इंटाइटी को, हम बेशक वो ह्यूमन बींग्स हों, हमारे या एनिमल्स हों, तो इन्हें इस फील्ड से निकाला नहीं जा सकता। लेकिन अगर कोई ऐसी साइंस जिसमें
किसी भी एक ऐसी एंटाइटी को ड्रॉप किया जाए तो उसे साइंस का दर्जा हासिल नहीं हो सकता और ना ही वो साइकोलॉजी की फील्ड में आ सकता है। तो इसी रीजन की वजह से डेफिनेशन को फुली एक्सेप्टेबल नहीं किया गया और ये डेफिनेशन भी रिजेक्ट कर दी गई। हमारा जो नेक्स्ट साइंस आई, साइकोलॉजी एज अ साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस। अब साइकोलॉजी एज अ साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस। थर्ड डेफिनेशन ऑफ साइकोलॉजी डिफाइन एज साइकोलॉजी एज अ साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस। व्हाट इज कॉन्शियसनेस? सबसे पहले जो जानना यहाँ पे जरूरी है वो ये है कि कॉन्शियसनेस होता क्या है। कॉन्शियसनेस मीन्स दोज experiences about which we are fully aware and don't need to recall are included in field span of consciousness। हमारा माइंड एक ही टाइम में थ्री प्रोसीजर्स को करता है। 3 टाइप्स ऑफ प्रोसीजर उसके एक ही टाइम में चल रहे होते हैं। उनमें सबसे पहले है कॉन्शियसनेस, हमारा शऊर, एक ऐसे तजर्बात या एक्सपीरियंसेस जो हम लोगों के कॉन्शियसनेस में हो जिन्हें रिकॉल करने की जरूरत ना हो, हमारे ऐसे तजर्बात। सेम केस हमारा अनकॉन्शियसनेस, हमारा लाशऊर, ऐसी चीजें या ऐसे एक्सपीरियंसेस जिनसे हम अवेयर तो नहीं होते लेकिन रिकॉल करने के बाद हम उन्हें उनसे अवेयर हो सकते हैं लेकिन उन्हें रिकॉल करने की जरूरत पड़ती है। एंड अनकॉन्शियसनेस और सबकॉन्शियसनेस एक बहुत ही, हम कह सकते हैं कि बहुत देर तक किसी चीज को ना रिकॉल किए जाने के वाली जो चीजें होती हैं वो हमारे सबकॉन्शियसनेस में चली जाती हैं। तो यहाँ पे कॉन्शियसनेस का मतलब होता है कि हमारे वो तजुर्बात, हमारे वो एक्सपीरियंसेस जिनके बारे में हम लोग फुली अवेयर हों और उन्हें रिकॉल करने की जरूरत ना हो, उन्हें कॉन्शियसनेस कहते हैं। अब जॉन डेवे एन अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट हैं, बहुत फेमस, डिफाइन क्या करते हैं कि इट एज साइंस ऑफ साइकोलॉजी। अगर साइकोलॉजी को साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस कहें, ही सजेस्टेड दैट कॉन्शियस इज पावरफुल, पर्पसफुल भी है, पावरफुल भी है, एंड एवरीवन कैन एनालाइज इट्स कॉन्शियस एक्सपीरियंसेस। और अगर हम ये कहें कि कॉन्शियसनेस ही है, साइकोलॉजी एज अ साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस है, तो काफी हद तक ये पर्पसफुल है। पर्पसफुल किस सेंस में कि हर इंसान अपने कॉन्शियस एक्सपीरियंसेस को एनालाइज कर सकता है। कॉन्शियसनेस एक्सपीरियंस ऐसे हैं जिन्हें हमें रिकॉल करने की जरूरत नहीं और हम उससे फुली अवेयर होते हैं। दैट्स व्हाई। बट सेम केस हेयर, क्रिटिसिज्म। इस स्कूल ऑफ थॉट को भी क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा। अब वो क्रिटिसिज्म क्या था, चले देखते हैं। कॉन्शियसनेस इज अ टर्म, एक टर्म है which can easily be understood and difficult to make others understand। अब कॉन्शियसनेस एक ऐसी टर्म है जिसमें हम लोग खुद तो अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि हमारे इस टाइम शऊर में कौन से एक्सपीरियंसेस, कौन से तजर्बात और कौन से सेंटिमेंट्स ऐसे चल रहे हैं कि जिनसे हम लोग अवेयर तो होते हैं, लेकिन सेम केस अपने उन तजर्बात को, अपने एक्सपीरियंसेस जो हमने एक्सपीरियंस किया है, उन एक्सपीरियंस को दूसरों को हम लोग समझा नहीं सकते, वो डिफिकल्ट हम लोगों के लिए। स्मॉल चिल्ड्रंस, patients suffering from severe problems and animals can't describe or analyze their own conscious experiences, so that same case here कि कोई भी एक ऐसी चीज जिसको ना तो ऑब्जर्व किया जा सके या हमारी जितनी भी लिविंग इंटाइटीज हैं उनमें से किसी एक को भी अगर निकाल दिया जाए तो उसे साइंस का दर्जा हासिल नहीं हो सकता इन साइकोलॉजी। साइकोलॉजी इज अ साइंस इफ इट विल लिमिटेड ओनली टू द स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस। उन्होंने कहा कि अगर साइकोलॉजी तो साइंस है, अगर हम लोग इसकी लिमिटेशंस बना दें, अगर इसको लिमिट कर दिया जाए कि स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस है, कॉन्शियसनेस में क्या होता है कि हर इंसान अपने कॉन्शियस से, अपने शाउर से, मतलब क्या कह सकते हैं कि वो अवेयर तो होता है लेकिन किसी को नहीं बता सकता और मेन वाइल हम लोग किसी के एक्सपीरियंसेस को जज भी नहीं कर सकते, तो क्या होगा, इट बिकम पर्सनल हिस्ट्री ऑफ डिफरेंट स्कॉलर्स। तो ये क्या बन जाएगा, पर्सनल हिस्ट्री ऑफ डिफरेंट स्कॉलर्स, बिकॉज वी कांट स्टडी अदर्स कॉन्शियस प्रोसेसेस डायरेक्टली, क्योंकि हम लोग दूसरे के कॉन्शियस प्रोसेसेस को तो डायरेक्टली नहीं ऑब्जर्व कर सकते, ना टच कर सकते हैं, ना एनालाइज कर सकते हैं। सो दैट अगर हम इसकी लिमिटेशन बना दें कि कॉन्शियसनेस तक है, तो क्या होगा, ये बन जाएगी स्टडी पर्सनल हिस्ट्री ऑफ डिफरेंट स्कॉलर्स। सो साइकोलॉजी बीइंग अ साइंस नीड्स सम ब्रॉडर डेफिनेशन। इसको एक्सप्लोर करने की जरूरत है। साइकोलॉजी को अभी भी वो डेफिनेशन नहीं मिली जो डेफिनेशन इसे चाहिए थी। तो फिर जी साइकोलॉजी एज अ साइंस ऑफ बिहेवियर इंट्रोड्यूस करवाया गया कि इसको साइंस बनाया गया बिहेवियर की। तो सबसे पहले जो चीज हमने यहाँ पे जानी है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बिहेवियर, के मीनिंग क्या है बिहेवियर का। व्हाट अ लिविंग थिंग डज इन जनरल नोन एज बिहेवियर।
कोई भी लिविंग पर्सन इन जनरल में जो बिहेव करता है उसको हम लोग बिहेवियर कहते हैं। अब बिहेवियर में क्या आ सकता है, रिस्पॉन्सेज और रिएक्शंस। रिएक्शन पर उसका रिस्पॉन्स, एक्ट पे रिएक्ट करना, ये वेरियस काइंड्स ऑफ स्टिमुलाई भी हो सकता है। अब स्टिमुलाई का मतलब क्या है? स्टिमुलाई मीन्स एनी टाइप ऑफ इवेंट्स इन इन्वायरमेंट दैट इन्फ्लुएंस बिहेवियर। कोई भी ऐसा इवेंट इन्वायरमेंट में अचानक से, या आप कह सकते हैं सडनली वो डेवलप होगा जिसकी वजह से हम लोगों का बिहेवियर इन्फ्लुएंस हो। एक इंसान के सीरियस मूड में बैठने पर, एक इंसान सीरियस मूड में बैठा है तो अचानक इन्वायरमेंट में एक ऐसा आप कह सकते हैं कि इवेंट इंट्रोड्यूस हुआ है कि जिसकी वजह से उसका जो टेंशन है डाइवर्ज हो गई है। इंसान सीरियस मूड में बैठा है, कोई इंसान आके उसको मतलब कोई जोक सुनाए, तो जोक के रिजल्ट में, जोक के मतलब वो एक एक्ट था ना, एक्ट में उसका रिस्पॉन्स क्या था, उसका मुस्कुराना। सीरियसनेस से मुस्कुराने की तरफ का जो ये जर्नी है, ये इवेंट है इन्वायरमेंट में डेट इन्फ्लुएंस्ड बिहेवियर, इसको स्टिमुलाई कहते हैं। व्हेन दिस डेफिनेशन अडॉप्टेड बाय साइकोलॉजिस्ट इट गेन्ड लॉट ऑफ फेम एंड एक्सेप्टेंस। जब इस डेफिनेशन को अडॉप्ट किया गया बाय डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट तो इसने बहुत सा फेम भी गेन किया और साथ ही साथ एक्सेप्टेंस भी। अकॉर्डिंग J.B. वॉटसन, ही क्लेम दैट साइकोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ बिहेवियर। ये क्लेम करते हैं, दावा करते हैं कि साइकोलॉजी है वो स्टडी ऑफ बिहेवियर है। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट ऑर्गेनिज्म डू, ऑर्गेनिज्म क्या कर रहा है, देयर एक्शंस एंड रिस्पॉन्सेज, इनकी डेफिनेशन, इसकी स्टडी को ही साइकोलॉजी कहते हैं। द बिहेवियर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज ऑब्जर्वेबल। अब बिहेवियर जो है किसी भी ऑर्गेनिज्म का वो ऑब्जर्वेबल है। साइंस क्या रिक्वायर करती है, कोई भी ऐसी चीज जिसे ऑब्जर्व किया जा सके इजीली, टच किया जा सके इजीली, मेजर किया जा सके, उसको वो साइंस का दर्जा देती है। और अगर साइकोलॉजी में ये तीनों चीजें मिल जाए, इट मीन्स कि हम लोग कह सकते हैं कि साइकोलॉजी एज अ साइंस ऑफ बिहेवियर। तो हम लोग अगर बिहेवियर की बात करें तो बिहेवियर इन चीजों पर तो पूरा उतर रहा है। दैट्स वाई वो कहते हैं कि द बिहेवियर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज ऑब्जर्वेबल एंड कैन बी मेजर। किसी भी इंसान के बिहेवियर की एक्सट्रीमनेस को मेजर इजीली किया जा सकता है कि वो किस पॉइंट पे और कितनी हद तक उस बिहेवियर को परफॉर्म कर रहा है। आया कि वो एक्सट्रीम फॉर्म में है या वो एक नॉर्मल बिहेव में ये बात कर रहा है। दैट्स वाई वी कैन से कि साइकोलॉजी एज अ साइंस ऑफ बिहेवियर। अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें साइकोलॉजी को, बट इट्स नॉट एनफ फॉर आवर साइकोलॉजी। ही डज नॉट ओनली डिक्लेयर दिस कॉन्सेप्ट, वो ना सिर्फ इसको डिक्लेयर कर रहे हैं बट ऑल्सो क्रिटिसाइज्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ सोल, माइंड एंड कॉन्शियसनेस। अब वो इसको क्रिटिसाइज क्यों कर रहे हैं? उनके अकॉर्डिंग कि ही एक्नॉलेज दैट एनीथिंग विच कांट बी एक्सपेरिमेंटेशन मस्ट बी थ्रोन आउट ऑफ साइकोलॉजी, कि कोई भी ऐसी चीज जिस पे एक्सपेरिमेंट्स ना किए जा सकते हों, जिस पे और जिसे ऑब्जर्व ना किया जा सकता हो, जिसे एनालाइज ना किया जा सकता हो, उसको साइकोलॉजी से बाहर फेंक देना चाहिए। इट मीन्स कि जैसे हम लोग हमने बताया आपको कि जो अगर हम साइंस की बात करते हैं तो साइंस में ऑब्जर्वेशंस होती हैं, एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। ये तीनों चीज ऐसी थी, सोल, माइंड एंड कॉन्शियसनेस, जिसके ऊपर ना तो कुछ एक्सपीरियंस हम लोग कर सकते थे और ना ही कोई माइंड और सोल का। दैट्स वाई we can say that the psychology is a science of behavior. Behavior is conducted a lot of experiments and become dominated during first half 20th century. 20th century के first half में behaviorist ने जब इस experiments को conduct किया तो a lot of conduct मतलब किया और बहुत dominated भी रहा। No, psychology has benefited from this definition और इस definition ने psychology बहुत ज़्यादा फायदा भी लिया। But reasons because of their fame is that, what's the reason behind, उसकी फेम के पीछे रीजन क्या था कि एक्सपेरिमेंटेशन ऑन अ बिहेवियर मेड द प्रिडिक्शन इजी। अब प्रिडिक्शन का क्या मतलब होता है? प्रिडिक्शन बेसिकली पिश को ही कहते हैं। किसी भी चीज के बारे में अगर कोई काम कर रहे हैं उससे पहले हम लोग कोई प्रिडिक्शंस अपनी सेट करते हैं कि मीन्स इसमें ये भी हो सकता है, इसमें ये भी हो सकता है। जैसे अगर हम रिसर्च की बात करते हैं, रिसर्च के टॉपिक की बात करते हैं कि सपोज अगर हम कहें कि मेरा सर्वे ये है कि जो मोबाइल फोन्स मतलब स्टूडेंट्स ज़्यादा यूज़ करते हैं तो वो अपनी स्टडी के ऊपर फोकस नहीं कर पाते। ये हाइपोथेसिस मैं बना रही हूँ। रिसर्च में हाइपोथेसिस बनाए जाते हैं कि वो मतलब स्टडी पे फोकस नहीं कर सकते। अब हाइपोथेसिस क्या होता है कि एक चीज़ है उसको फर्ज किया गया है, आया कि वो मतलब
राइट भी हो सकता है, वो रॉन्ग भी हो सकता है, लेकिन में सेम केस एक्सपेरिमेंट्स में प्रिडिक्शंस बनती हैं। तो बिहेवियर की एक्सट्रीमनेस को चेक करने के लिए, क्योंकि हम उसे जज कर सकते थे, इसलिए वो एक्सपेरिमेंट्स में बिहेवियर की प्रिडिक्शंस को ईजी बना देता है। बट इट इज़ नॉट एनफ टू स्टडी द बिहेवियर ओनली। लेकिन सिर्फ बिहेवियर को स्टडी करना ही सब कुछ नहीं। टू कवर द कंप्लीट एरिया ऑफ साइकोलॉजी दिस डेफिनेशन नीड्स सम एडिशन। अकेले अगर बिहेवियर की बात की जाए तो ये एनफ नहीं होगा, हम लोगों को इसमें कुछ और भी एडप्ट करना चाहिए। यानी आप कह सकते हैं कि अभी भी साइकोलॉजी में इस डेफिनेशन में कुछ खला मौजूद है। उस खला को फिल करने के लिए, उस खला को फिल करने के लिए हमें इसके ऊपर और ज़्यादा स्टडी की ज़रूरत है। इतना सब कुछ, मतलब इतनी रिक्वायरमेंट्स साइंस की कंप्लीट करने के बावजूद भी इस स्कूल ऑफ थॉट को क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा। अब वो क्रिटिसिज्म क्या था? वॉटसन, जेबी वॉटसन स्ट्रेस्ड ऑन ऑब्वियस बिहेवियर। वो बिहेवियर पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस देते हैं। ही डिड नॉट रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ मेंटल प्रोसेसेस। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अगर हम लोग सिर्फ बिहेवियर की बात करें तो वो बिहेवियर, वो एक्शन और रिएक्शंस और उनकी मीनिंग जो बनते हैं वो हमारे इन द रिजल्ट ऑफ मेंटल प्रोसेसेस में। अगर हम अपने मेंटल प्रोसेस को ही स्किप कर दें तो हमारा बिहेवियर खाली, वो तो खाली रह जाएगा, तो उस बिहेवियर का तो कोई मीनिंग नहीं, वो तो मीनिंगलेस हो गया। वॉटसन डिस्कार्डेड द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्शियस, सबकॉन्शियस एंड अनकॉन्शियसनेस। बिहेवियर सीम्स जस्ट आ मैकेनिकल रिस्पॉन्सेज विदाउट मेंटल प्रोसेसेस। अगर हम अपने मेंटल प्रोसेसेस को स्किप आउट कर देते हैं इसमें, तो हमारा जो बिहेवियर वो अकेला मैकेनिज्म, एक मैकेनिकल रिस्पॉन्स बन जाएगा, एक रोबोटिक हो जाएगा। क्योंकि हर पर्सन जो भी वो रिस्पॉन्स देता है किसी एक्ट पे, वो जो रिएक्ट करता है, उस एक्ट को परसीव करना, उसको मीनिंग देना, उस इन्वायरमेंट को समझना, ये सारा जो प्रोसीजर, ये हम लोगों के मेंटल प्रोसीजर से काम करते हैं। हमारे मेंटेलिटी में, यानी हमारे माइंड में जो चीज़ें बन रही हैं, हम लोगों का देखना, परसीव करना, हमारे माइंड का उन चीज़ों को मीनिंग देना, एंड इन द एंड और उसके एक्ट में, यानी उन सारी चीज़ों के एक्ट पे हम लोगों का जो रिएक्शन आना है, देन उसके बाद में हम लोगों का एक बिहेवियर बनता है। बिहेवियर विदाउट मेंटल प्रोसेसेस इज अनकम्प्लीटेड। Current definition of psychology. Psychology is the scientific study of behavior and mental processes. काफ़ी ज़्यादा साइंसेस को फेस करने के बाद, उनको कॉम्बिनेशन देने के बाद, उनको कंपाइल करने के बाद जो हमारे पास एक एब्सोल्यूट डेफिनेशन बाय डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट एंड फिलोसफर आई, वो ये थी कि साइकोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेसेस। अब यहाँ पे 3 टर्म्स को बेसिकली डिस्क्राइब किया गया इस डेफिनेशन में। सबसे पहले है साइंटिफिक, साइंस, देन बिहेवियर, एंड थर्ड इज मेंटल प्रोसेसेस। चलें उसको भी चेक करते हैं। सबसे पहला जो है वो है साइंस। इन साइकोलॉजी बिहेवियर इज स्टडीड। बिहेवियर को स्टडीड किया गया है, एक्सपेरिमेंटेड है, एनालाइज्ड है। उसे एक्सपीरियंस भी किया सकता है, एक्सपेरिमेंट्स भी उस पर किए जा सकते हैं, उसको एनालाइज भी किया जा सकता है फॉर दिस पर्पज। अब बिहेवियर को एक्सपेरिमेंट करने के लिए, उसे एनालाइज करने के लिए, इस पर्पज के लिए साइकोलॉजिस्ट यूज करते हैं सेम रिसर्च मेथड, research methods as physics, biologist and other scientists use. अब अदर साइंटिस्ट की बात अगर करें तो दैट्स वाई वी कैन से रिसर्च मेथड यूज कर रही है साइकोलॉजी। इट मीन्स ये एक साइंस सब्जेक्ट रखता है। जब हम साइंस की बात करते हैं तो साइंस सब्जेक्ट में क्वालिटीज होती हैं कुछ, हर डिसिप्लिन की अलग अलग। अगर साइंस की बात करें तो उसमें एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, जस्टिफिकेशंस की जाती हैं, ऑब्जर्वेशंस की जाती हैं। जैसा कि हम लोग साइकोलॉजी में फिलोसफी में देखते हैं, बायोलॉजिस्ट वो अगर अपनी बताएं तो बायोलॉजिस्ट जो एक्सपेरिमेंट्स या रिसर्च मेथड यूज करें, केमिस्ट जो यूज करते हैं, फिजिक्स जो यूज करते हैं, दैट इन द रिजल्ट कि उन्हें साइंस का एक दर्जा हासिल है। तो इतनी ज्यादा स्टडी के बाद, इतनी ज्यादा स्टडीज को कंपाइल करने के बाद ये बात मानी गई कि साइकोलॉजिस्ट वाकई एक साइंस सब्जेक्ट का दर्जा रखती है और उसको फिर एक साइंस के तौर पर जाने लगा। सो साइकोलॉजी क्लेम्स इटसेल्फ एज अ साइंस, यानी उसमें वो सारी क्वालिटीज हैं जो एक साइंस सब्जेक्ट अपने अंदर रखता है। दैट्स वाई हम लोग कह सकते हैं कि साइकोलॉजी इज अ साइंस। सेकेंड थिंग जो हम लोगों ने इसकी डेफिनेशन में पढ़ा वो है बिहेवियर। बिहेवियर इज एवरीथिंग वी डू दैट वी कैन बी डायरेक्टली ऑब्जर्व। फॉर एग्जाम्पल लाफ, रन, स्लीप, राइट एंड ड्रिंक। कोई भी ऐसी चीज जिसे हम डायरेक्टली ऑब्जर्व कर सकते हैं, किसी का हंसना,
हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं। कोई रन कर रहा है उसको भी हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। कोई स्लीप है मतलब सो रहा है तो इस चीज को भी हम कर सकते हैं ऑब्जर्व। अब मेंटल प्रोसेसेस क्या है? हमारी थॉट्स, इमोशन एंड मोटिवेशंस, जिनके रिजल्ट में और इनके एक्सपीरियंस, ये ऐसे एक्सपीरियंस है जिन्हें हम लोग प्राइवेटली फील करते हैं। इमोशन, थॉट्स एंड मोटिवेट्स दैट ईच ऑफ अस एक्सपीरियंसेस प्राइवेटली बट कांट बी ऑब्जर्वेबल। ये प्राइवेटली काम तो कर रहे हैं, एक्सपीरियंस हो तो रहा है इनमें, लेकिन प्राइवेटली हम इसे देख नहीं सकते। ये बिहेवियर अबाउट द हिडन बिहेवियर, व्हाट आर द मेंटल प्रोसेसेस। अगर हम लोग कहें कि एक इंसान मुस्कुरा रहा है, जाहरी वो मुस्कुरा रहा है, उसका जाहर जो उसका मुस्कुराना है हम लोगों के सामने, सेम केस उसके मेंटेलिटी यानी उसके मेंटल में ऐसी कौन सी थॉट्स चल रही हैं, उसके माइंड में ऐसी क्या चीजें चल रही हैं जिसकी वजह से मतलब उस मीनिंग को उसने मीनिंग वो देता है कि जिसके नतीजे में उसका हंसना सामने आया हम लोगों के। सेम केस अगर हम बात करें कि कोई इंसान रो रहा है, उसके रोने के पीछे वो जो हिडन रीजन है, व्हाट्स द रीजन बिहाइंड हिज वीपिंग, वो रो रहा है तो उसके रोने के पीछे वो जो रीजन क्या है, ये हमारे मेंटल प्रोसेसेस हैं। और मेंटल प्रोसेसेस को अगर हम लोग कट करें तो बिहेवियर को स्टडी नहीं किया जा सकता। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट साइकोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेसेस। Thanks for watching my video. If you have any questions, so you can ask me and I will tell you your questions and answer of your question. तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज।